वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू दिस क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेता हूँ। यह है अनीश कुमार एडवोकेट बिहार शरीफ से लिखते हैं। हालांकि प्रश्न लिखने में इन्होंने क्लैरिटी नहीं है और लगता है नए नए अभी अधिवक्ता हुए हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि मैं लॉ कर लिया हूँ और बीसीआई में इनरोलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टेटस में इनका व्हाट्सएप पर एडवोकेट लिखा हुआ है। तो जो भी हो, एडवोकेट आप तभी लिख सकते हैं नीश कुमार जी, जब आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया से या बार काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ बिहार से कहीं से भी आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और इनरोलमेंट नंबर मिल गया। इनरोलमेंट नंबर का मतलब ही होता है यू हैव बीन इनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ एनी बार काउंसिल इन इंडिया। कहीं भी आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कहीं भी हैं, किसी भी स्टेट में इनरोल्ड हैं, तो आप एडवोकेट हैं, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, ये हुआ टेक्निकल बात। लॉ स्टूडेंट है इसलिए आप बता दिए, आपको जानना चाहिए। आपने जो सवाल किया है, सवाल फ्रेम करने का तरीका आपका सही नहीं है और क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जो पढ़ करके आपका समझा उसके बारे में आपको हम जवाब देते हैं। आपने लिखा है कि गैरमजरूआ जमीन का रजिस्ट्री क्यों बंद है। पहला सवाल है, गैर मजरूआ जमीन का रजिस्ट्री क्यों बंद है। इसकी वजह है कि बिहार सरकार ने कोई सर्कुलर इशू किया है, जिसके हिसाब से गैर मजरूआ जमीन और वकास जमीन की मान्यता रईती के रूप में नहीं दी जाएगी, जब तक कि सक्षम पदाधिकारी उस पर कोई आदेश पारित नहीं करता है। इसलिए अगर रजिस्ट्री कचहरी में ऐसा पत्र गया है, उसी के आधार पर रजिस्ट्रार है जो गैरमजरूआ आम या गैरमजरूआ मालिक या बकास जमीन का रजिस्ट्री पर रोक लगा देता है। तो उसके पास तो अपना कोई न्यायिक पावर है नहीं, जो सरकार का दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से करेगा। कहीं कहीं पर ये चैलेंज भी हुआ है। ऐसा केस है, छपरा का एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है, गैर मजरूआ जमीन का ही था। उसमें ये कि आपका जमाबंदी में नाम नहीं है। अगर ज़मीन गैर मजरूआ है और आपके नाम से जमाबंदी चल रहा है और आपके पास रसीद कट रहा है, इसका माने आप रैयत हैं। कभी वो गैर मजरूआ ज़मीन रहा होगा, लेकिन आज वो रईती ज़मीन है, तो उसको रसीद के आधार पर, जमाबंदी के आधार पर रजिस्ट्री में रोक नहीं है। और वहाँ पर कहीं कहीं अनजाने में या मनमाने ढंग से गलत ऑर्डर कर देता है रजिस्ट्रार। लेकिन अगर आप ये दिखाइएगा, गैर मजरूआ का माने ये नहीं है कि सरकारी ज़मीन है। बहुत से पदाधिकारी लोग या बहुत सा क्लाइंट लोग भी और बहुत से अधिवक्ता लोग भी इसका सही नहीं। मजरूआ का मतलब होता है खेती की ज़मीन, और गैर मजरूआ का मतलब जो खेती नहीं जिसमें होता है, बिना खेती की ज़मीन। तो खेती की ज़मीन जब नहीं है तो वो ज़मीन किसकी है। तो पहले जो ज़मीन की खेती नहीं होती थी, वो सभी ज़मीन ज़मींदार का माना जाता था, और ज़मींदारी उन्मूलन के बाद वो सभी ज़मीन बिहार सरकार का हो गया। लेकिन ज़मींदारी उन्मूलन की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया में कौन सा ज़मीन ज़मींदार का फिर रह जाएगा और कौन सा ज़मीन रैयत का रह जाएगा, इसका विवरण दिया हुआ है। धारा 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14 बीटी इस बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में सब प्रावधान बना हुआ है। तो वेस्टिंग जो हुआ, जमींदारी उन्मूलन हुआ बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत। तो उसमें जो रैयत का ज़मीन था, जो रैयत जोत कोड़ करता था, वो रैयत का ज़मीन अपने आप रैयती हो गया और बिहार सरकार उसका ज़मींदार बन गया, और बिहार सरकार रसीद काटने लगा और मालगुजारी लेने लगा। ये हो गया। अगर मान लिए कि कोई ज़मीन गैर मजरूआ था ज़मींदारी के समय, और ज़मींदार ने उसको बंदोबस्त कर दिया, और बंदोबस्त कर दिया और बंदोबस्तदार का कब्जा था, और उसका नाम से रिटर्न जमाबंदी दे दिया, और उसके बाद बिहार सरकार में उसका जमाबंदी कायम हो गया और रसीद कटने लगा, तो वो रईती ज़मीन हो गया। इसलिए ऐसा कहना कि सिर्फ गैर मजरूआ लिखा हुआ है खतियान में, 100 साल पहले जो खतियान बना उसके आधार पर आज रजिस्ट्री पर रोक है, ऐसा कोई ब्लाइंड ऑर्डर नहीं है, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में क्या है। अगर कोई रजिस्ट्रार रोक लगाता है तो रजिस्ट्रार से आप मांगिए कि कौन से पत्र के आलोक में आप रोक लगा रहे हैं।
वो पत्र का कॉपी मांगिए, उसको उसको एग्जामिन कीजिए और पढ़िए। अगर वो ऐसे नहीं देता है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में उससे मांगिए, तब उसका निराकरण होगा। तब जिस पदाधिकारी ने उसको पत्र को निर्गत किया है, उस पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी के पास आप आवेदन दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, या उस लेटर को आप सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो रोक खत्म हो जाएगा। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न इन्होंने लिखा है कि 1954 में एक रजिस्टर्ड डीड से बंटवारा हुआ, और बंटवारा जो हुआ उसमें दो जगह हुआ, और एक हुआ होल्डिंग से हुआ, एक मालिक का होल्डिंग था, और एक हो गया आम गड्ढा। और आम गड्ढा में जिसका पड़ा होल्डिंग, वो 5657 से उसका मुतरफा रसीद कट रहा है, लेकिन लिखते हैं कि खसरा नंबर है और खाता खसरा नहीं है, खाता है। इसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये क्लियर इनके प्रश्न से नहीं होता। फिर भी हम ये बता देना चाहते हैं कि ये अगर ज़मीन शहर के अंदर है जहाँ म्यूनिसिपल एक्ट लागू है, तब वहाँ पर बहुत सा ज़मीन बिहार शरीफ ऐसा शहर है जहाँ पर कि कुछ एरिया अनसर्वेड है, जहाँ सर्वे हुआ ही नहीं। तो आप मेरा लेक्चर सुनिएगा, सर्वे के ऊपर भी मेरा बहुत लेक्चर है। अब बीटी एक्ट में कहाँ पर सर्वे का प्रावधान है उस पर लेक्चर है, और अलग से सर्वे के ऊपर लेक्चर है। उसमें हमने बताया है कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी सर्वे होता है, उसका अलग कानून है, वो म्यूनिसिपल सर्वे एक्ट है। तो बिहार शरीफ में म्यूनिसिपल सर्वे भी हुआ है, और उसका म्यूनिसिपल सर्वे खतियान अलग बना है। तो कुछ इलाका में जो जनरल सर्वे हुआ था, कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ है, और कुछ इलाका में जो घनी आबादी थी उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ। तो जहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ वहाँ पर सर्वे प्लॉट नंबर और खाता नंबर नहीं, क्योंकि खतियान बना ही नहीं। तो वहाँ पर ज़मीन का खरीद बिक्री सिर्फ होता है अराजी और चौहद्दी पर, लंबाई चौड़ाई और चौहद्दी के आधार पर होता है, जो पुराना डील में मिलेगा। लेकिन बाद में अगर उस इलाका में म्यूनिसिपल सर्वे हुआ या म्यूनसिपैलिटी में होल्डिंग कायम हो गया असेसमेंट के, तो उसमें होल्डिंग नंबर से रसीद कटता है और होल्डिंग नंबर से खरीद बिक्री होता है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है बंटवारा 1954 का, तो 54 का बंटवारा के आधार पर आपने एक मिसलेनियस केस 61 1956-57 का जिक्र किया है, जिसमें सेटलमेंट का ऑर्डर है 8/5/1957 का। तो इससे ये पता चलता है, ये ऑर्डर पढ़ने से ज़्यादा क्लैरिटी होगी, या आप इसको पढ़ के पूरा समझे नहीं है, नहीं तो वहाँ पर किसी सीनियर वकील से ऑर्डर पढ़वा लीजिएगा और पूरा कागज़ दिखवा लीजिएगा। अगर ये सेटलमेंट का ऑर्डर है 1956-57 का, तो वो वैलिड ऑर्डर है, और वैलिड ऑर्डर के हिसाब से मिसलेनियस केस में उसको दर्ज किया गया होगा। तो जिसके नाम से वो सेटलमेंट ऑर्डर है उसी के नाम से अगर रसीद कट रहा है या उसके बाल बच्चा के नाम से कट रहा है तो वैलिड है, और बंटवारा जो हुआ वो भी वैलिड है, और कब्जा दखल हुआ वो भी वैलिड है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सुरेंद्र एडवोकेट त्रिवेणीगंज। ये लिखते हैं कि रजिस्ट्री रोकने का आवेदन किस प्रोविजन में देते हैं या रोकते हैं। अब सुनिए सुरेंद्र जी, रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्री ऑफिस का जो रजिस्ट्रार तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिसको कि निबंधन का रजिस्ट्रार बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निबंधन पदाधिकारी। तो सब डिवीजन में सब रजिस्ट्रार होता है, और जिला में डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार होता है। जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, या सब डिवीजन होता है निबंधन पदाधिकारी। और जिला का मालिक जो कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रार है, वो निबंधक कहलाता है, वो जिला निबंधक कहलाता है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार से ऊपर होता है। अगर कोई मैटर अपर निबंधक यानी कि सब डिविजनल रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार के क्षेत्र के मैटर से बाहर का है, तो उसको वो जिला निबंधक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो देखता है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 73, 77 वगैरह में प्रावधान बना हुआ है। अब रहा सवाल कि ये निबंधन पदाधिकारी को क्या अधिकार है। निबंधन पदाधिकारी को जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोड्यूस होगा उसको एडमिट करना और रजिस्ट्रेशन करना, और उसे रजिस्ट्रेशन का शुल्क लेना, और स्टैम्प ड्यूटी दिया हुआ है कि नहीं देखना। इतना ही देखने का काम है कि बेचने वाला आदमी कौन है, खरीदने वाला आदमी कौन है।
अगर बिक्री का है। अगर गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट करने वाला कौन है, गिफ्ट लेने वाला कौन है, उसका नाम पता सही है कि नहीं है, और प्रॉपर्टी का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो प्रॉपर्टी कितना वैल्यू का है, और उस डॉक्यूमेंट के लिए कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है, और स्टैम्प ड्यूटी कितना दिया गया है, और रजिस्ट्रेशन फी कितना लगता है, कितना चार्ज, और उसके बाद वो व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट लिखा है यानी कि एक्सक्यूट किया है वो सामने जाता है रजिस्ट्रार के, और रजिस्ट्रार के सामने वो स्वीकार करता है, अपना निष्पादन स्वीकार करता है, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ एक्सक्यूशन बिफोर रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार संतुष्ट होकर के लिखता है कि अमुक व्यक्ति ने इस दस्तावेज का निष्पादन मेरे समक्ष स्वीकार किया, और उसकी पहचान अमुक व्यक्ति ने किया, पहचान करने वाला व्यक्ति का नाम और पता लिखा, और मैं संतुष्ट हूँ, और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को स्वीकार किया गया निबंधन के लिए, तो वो आदेश करता है कि इसको रजिस्टर किया जाए। तब जाके वो रजिस्टर पर जाके एंट्री होता है। जो पुराना तरीका था उसमें रजिस्टर पर पूरा डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को लिखा जाता है, तो इसीलिए उसको रजिस्टर्ड बोलते हैं, निबंधित बोलते हैं, या पंजीकृत बोलते हैं हिंदी में। तो रजिस्टर्ड का मतलब हुआ कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया, और रजिस्टर पर उसका एक एक अक्षर, एक शब्द से शब्द, वर्ड टू वर्ड सब उस पर उतार दिया गया, लिखा जाता। आजकल चूंकि नया सिस्टम बन गया, रूल चेंज हो गया, कंप्यूटराइज हो गया, इसलिए अब 2 कॉपी में डॉक्यूमेंट लिया जाता है, और हार्ड कॉपी एक प्रिजर्व हो जाता है, और उसके बाद इसी से कंप्यूटर में वो बन जाता है, डिस्क बन जाता है, और बाद में रजिस्टर पर भी चढ़ता है। तो इसीलिए तुरंत कंप्यूटर वाला नंबर, डीड नंबर, बुक नंबर, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है यानी कि एक्सक्यूशन ऑफ एडमिशन होता है, मिल जाता है। तो ये प्रोसीजर है। तो इतना ही पावर रजिस्ट्रार पर। रजिस्ट्रार को किसी भी जमीन के हकीकत और कब्जा के बारे में देखने का और इंक्वायरी करने का और सोचने का पावर नहीं है, और न उसको पूछने का पावर है कि आप ज़मीन बेच रहे हैं तो आपका बेचने का क्या अधिकार है, आपका टाइटल कैसे है। उसी तरह से अगर राम श्याम के यहाँ ज़मीन बेच रहा है, और कोई मोहन नाम का व्यक्ति जाके आवेदन देता है कि ये ज़मीन मेरा है, और वो गलत आदमी है, वो कर रहा है, आप इस पर रोक लगाइए, तो रोक लगाने का अधिकार रजिस्ट्रार को नहीं, रोकने का भी अधिकार नहीं। किसी का ज़मीन कोई भी बेच सकता है, लेकिन ये उसके बुद्धिमत्ता पर है। अगर ऐसा लगे कि कोई जाली फरेबी कागज बना रहा है, और उसको ऐसी आशंका हो, तो इस जाल फरेब के आधार पर वो कुछ देर के लिए रोक दे सकता है, लेकिन अंततः उसका रोका हुआ अंतिम निर्णय होगा। फिर अंतिम निर्णय के लिए मामला आगे भी जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, या उसके बाद उसके ऊपर में आईजी रजिस्ट्रेशन तक का मामला जाएगा। लेकिन कानून के किताब में जो निबंधन का किताब है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, और जो बिहार सरकार का रजिस्ट्रेशन रूल्स बना है, नया बना है, किसी में रोकने का पावर उसको नहीं दिया गया है। इसलिए अगर आप रोकवाना चाहते हैं तो आप नहीं रोकवा सकते, और अगर कोई रोकवा दिया है तो आप आवेदन देके उस रोक जो लगा उसको हटवा सकते हैं कि गलत आपने रोक दिया। अगर रोकने का आपका कोई मंशा है, कोई रजिस्ट्री को रोकवाना है, तो उसके लिए सिविल कोर्ट में केस करना होगा, इंजंक्शन कराना होगा, या हाई कोर्ट में रिट फाइल करना होगा। तो टाइटल के आधार पर आप रोक सकते हैं, और कोई वरीय पदाधिकारी का आदेश ला करके, निर्देश ला करके, सरकार का निर्देश के अनुसार किसी सर्कुलर का हवाला दे करके उसको डायरेक्शन दे के रुकवा सकते हैं। ऐसे रजिस्ट्रार अपने जुडिक्शन से, अपने विजडम से, अपने पावर से किसी भी स्थिति में कोई भी दस्तावेज का रजिस्ट्री नहीं रोक सकता। ये हुआ आपके सवाल का जवाब। उसके बाद प्रश्न है नूरुल इस्लाम। नूरुल इस्लाम कहाँ से लिखते हैं इन्होंने नहीं लिखा है, और क्या करते हैं ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। फिर भी इनका प्रश्न मैं शॉर्ट में पढ़ता हूँ। इन्होंने ज़मीन खरीदा है, और इनका म्यूटेशन सीओ ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बकास ज़मीन था, और वेस्टिंग रिटर्न का मांग किया है इनसे। और आगे इन्होंने लिखा है कि जमींदार ने जमीन बेचा था किसी व्यक्ति को, 1951 में बेचा था, और जिस व्यक्ति को जमींदार ने जमीन बेचा था वो जमीन का रेंट भी सीओ से फिक्स करवाया था।
और उसका बिक्री हुआ 1951 में, और रेंट फिक्सेशन केस नंबर चला 492 1961-62, और सीओ के आदेश से रेंट फिक्स हो गया 1966-67 तक। रेंट उसका फिक्स हो गया, यानी कि रसीद उसके बाद कटने लगा। अब आगे कहते हैं कि जानना चाहते हैं, नूरुल इस्लाम साहब जानना चाहते हैं कि सीईओ को पावर था रेंट फिक्स करने का कि पावर नहीं था, और कहते हैं अगर पावर था तो उसका कोई रेफरेंस दीजिए। अगर आप अधिवक्ता हैं तो रेफरेंस समझ करके आप काम चला सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। अगर आप अधिवक्ता नहीं है तो आपके कोई काम का नहीं है। हम सिर्फ जवाब यही देते हैं कि उसका पावर था, उसका पावर सही था, तब उसने किया। और रेंट फिक्सेशन का पावर, अगर कोई ज़मीन बिक्री हुआ है और बिक्री के आधार पर रिटर्न जमाबंदी जरूर दिया हुआ, क्योंकि ये कामन का बिक्री है और जमींदार का बिक्री है, तो 56-57 में जमींदारी गया तो रिटर्न जमाबंदी दिया गया, इसीलिए रिटर्न जमाबंदी खोजता है। अगर आपके पास नहीं है तो सीओ के ऑफिस में ही होना चाहिए, उसको कहिए कि अपना ऑफिस से खोजवाइए। कहीं कहीं नहीं मिलता है तो उसका कोई जवाबदेही आपके ऊपर नहीं है। तो रिटर्न जमाबंदी के आधार पर अंचल अधिकारी क्या, कर्मचारी को भी पावर था कि वो लगान ले करके और उसका जो है जमाबंदी उसको खोल दे। जमाबंदी खोलने का यानी कि रजिस्टर टू कायम करने का अधिकार उस जमाने में कर्मचारी, सर्किल इंस्पेक्टर और सीओ सबको दिया गया था। वो रिटर्न जमाबंदी के आधार पर और कब्जा के आधार पर जब फील्ड बुझारत के लिए जाता था कर्मचारी, फील्ड पर समझने बूझने के लिए, जमींदारी उन्मूलन के बाद जब नया नया अंचल कार्यालय बना तो उसी का ही ड्यूटी था। वो देखता था कौन जमीन किसने किसको बेचा, कितना बेचा, उसका सेल डीड में लगान लिखा हुआ है कि नहीं, तो उसके सेल डीड में जरूर लगान लिखा हुआ हो। और अगर जमींदार ने उसको बंदोबस्त किया था या बेचा होगा तो जमीन जरूर बेचा हुआ तो लगान वगैरह उसको, क्योंकि उस समय जमींदारी थी, निर्धारित कर दिया। अगर नहीं निर्धारित किया होगा तो सीओ ही उसका लगान निर्धारण करेगा, और लगान निर्धारण सही किया तो अगर अगर 51-52 में, 55-56 में, 57-58 में, 59 में अंचल अधिकारी ने या अंचल कर्मचारी ने उसका जमाबंदी कायम नहीं किया होगा तभी वो रेंट फिक्सेशन का केस 1961 में लाया। तो जो व्यक्ति केस लाया वो जानकार व्यक्ति था, उसने सही लाया, और सीओ जानकार था, उसने सही उसको इंटरटेन किया और सही आदेश दिया। इसलिए अब आप हमसे पूछते हैं मैं डीसीएलआर को आवेदन दे सकता हूँ कि नहीं। आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन आप भूल मत कीजिए डीसीएलआर के यहाँ आवेदन नहीं होता, डीसीएलआर के यहाँ अपील होता है। आप खुद अपने अपील मत फाइल कीजिए, आप अपने स्थानीय अधिवक्ता से मिलिए और स्थानीय अधिवक्ता को ये सब 1951 का सेल डीड दिखाइए और केस नंबर जो दिए हैं 492 उसका आदेश दिखाइए और रसीद वगैरह वो सब दिखाइए, और अपना जमीन जो खरीदे हैं अपना सेल डीड दिखाइए। इस सब के आधार पर सीओ का आदेश देख करके वो ग्राउंड बना करके फैक्ट पर और कानून पर डीसीएलआर का देंगे। डीसीएलआर से आपका मुटेशन अपील अलाउ हो जाएगा, आपका रसीद कट जाएगा। इसलिए अब आप चिंता नहीं कीजिए। नूरुल इस्लाम। अब इसके बाद एक प्रश्न है, समरेंद्र मिश्र समस्तीपुर, समरेंद्र मिश्र समस्तीपुर, उन्होंने लिखा है एक पार्टीशन सूट हुआ 1961 में जिसमें दो भाइयों के बीच बंटवारा हुआ। मान लीजिए ए और बी दो भाई था, दोनों के बीच बंटवारा हुआ और बंटवारा में दोनों को एक एक बीघा जमीन मिला और उसका अनुसार से कब्जा दखल था ही। लेकिन जब रिविजनल सर्वे 1984 में हुआ तो रिविजनल सर्वे खतियान में एक भाई के खतियान में 1 बीघा 2 कट्ठा दर्ज हुआ और एक भाई के खतियान में 18 कट्ठा हुआ, और उसी हिसाब से नक्शा भी बन गया। यानी कि एक भाई को 2 कट्ठा कम हो गया, जबकि बंटवारा के हिसाब से दोनों को बराबर बराबर होना चाहिए। इतना ही इन्होंने फैक्ट लिखा है। अब किस स्थिति में ऐसा हुआ, 2 डिसमिल जमीन हो सकता है एक भाई ने दूसरे भाई को दे दिया हो, या उसने इनक्रोच करके कब्जा कर लिया हो, या कुछ परिस्थिति बदली होगी
तो बंटवारा के बाद क्या परिस्थिति बदली ये क्लियर नहीं लिखा है, या इनको जानकारी नहीं है, या वहाँ तक इनका ध्यान नहीं गया। मोटा मोटी बात इन्होंने लिखा है कि 2 कट्ठा कम हो गया एक भाई का, और एक भाई का 2 कट्ठा ज़्यादा हो गया। नक्शा भी उसी हिसाब से बना, खतियान भी बना। तो अब इनका प्रश्न इनका है कि स्पेशल सर्वे में पार्टीशन सूट और रिविजनल सर्वे खतियान की मान्यता है कि नहीं। दोनों की मान्यता होगी। पार्टीशन सूट की भी मान्यता होगी अगर आपको ये दिखाना है कि रिविजनल सर्वे खतियान में बनने में गलती हो गया, दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए, और उसके लिए आप पार्टीशन का फाइनल जो हुआ, रजिस्ट्री से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन सूट कोर्ट का हुआ, डिग्री हुआ, वो दिखाइए। अगर कोर्ट का डिग्री है तो ठीक है, अगर रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड है तो भी ठीक है। दोनों जो है रिविजनल सर्वे खतियान के ऊपर भारी पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति जिसको 2 कट्ठा ज़्यादा मिल गया है, अगर वो दिखा देगा कि हमको इस परिस्थिति में 2 कट्ठा ज़्यादा, 2 कट्ठा ज़्यादा उसके पास आने का कोई अगर सही सही कारण है और व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, तब उसका सही रह जाएगा। तो स्पेशल सर्वे में उसी के अनुसार खतियान बनेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं, कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है, रिविजनल सर्वे के पदाधिकारी के गलती और असावधानी से ये 2 कट्ठा उनको ज़्यादा मिल गया, ऐसा आप दिखाने में सक्षम होते हैं, और बंटवारा का कागज़ के दिखाते हैं, बंटवारा का सूट का डिग्री दिखाते हैं, तो आपका स्पेशल सर्वे में मान्यता मिलेगी, और आपके हिसाब से बराबर बराबर स्पेशल सर्वे में खतियान बन सकता है। यही आपका जवाब हुआ अमरेंद्र मिश्रा जी, समरेंद्र मिश्रा जी। अब इसके बाद का प्रश्न है, कुछ प्रश्न छूट गया था पिछला लेक्चर में, वो प्रश्न का अब हम उत्तर देना चाहेंगे। ये है प्रश्न विश्वमित्र कुमार सिंह। ये लिखते हैं, मैं रोहतास जिला का काराकट प्रखंड का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी ने सन 1964 में एक जमीन खरीदा था जो लगभग 8 बीघा है। 1964 के बाद मेरे दादा के नाम से रसीद भी कटा हुआ है। सन 1970 के सर्वे में उस जमीन का बिहार सरकार के नाम से खाता खुला और खतियान बन गया। जिन लोगों से जमीन खरीदा गया उन लोगों को मालिक द्वारा रिटर्न भी है। उस जमीन को बिहार सरकार द्वारा कुछ दूसरे लोगों को बंदोबस्त भी कर दिया गया है। बंदोबस्ती के बाद हम लोग डीएम को आवेदन दिए थे। डीएम साहब ने डीसीएलआर द्वारा अंचलाधिकारी को जांच करने का आदेश दिया। अंचलाधिकारी ने अपने कर्मचारी द्वारा जांच भी करवाया। राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जमीन जब से रजिस्ट्री हुआ है उस दिन से बंदोबस्ती के दिन तक हम लोग क्रेता के दखल में शांतिपूर्ण ढंग से चला आ रहा है, और उसमें पक्का कुआं बना हुआ। अगर आपका आप ही क्रेता है, लिखते हैं हम लोग क्रेता के दखल में, साहब के पक्ष में रिपोर्ट है, तो अच्छी बात है। अब आप लिखते हैं इतने हैं और उसमें कुआं बोर है, तो आगे क्या प्रश्न है इस संबंध में ये आपको पता नहीं। हालांकि उस समय हमने इनको कहा था कि आप व्हाट्सएप पर, हमने इसका जवाब ही दिया था कि आपका कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कागज पत्र लेके आइए और उसका बाजाबता आपको राय लेने का फीस लगेगा, पटना आइए तो राय देंगे। तो उसके बाद उन्होंने नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है, हम कैसे जानें कि हमारा रिटर्न 1146 से पहले का है कि 1946 के बाद का है। ये सब चीज़ प्रश्न जो है आप जान के क्या कीजिएगा। आपका रिटर्न का आपके पास कॉपी है तो उसमें तारीख दिया हुआ होगा, हर रिटर्न जमाबंदी में तारीख दिया रहता है। अगर वहाँ पर आपके पास है उसमें नहीं है, तो कोर्ट में जाके रिटर्न जमाबंदी पता लगाइए, कौन ज़मींदार था और किस तौजी में ज़मीन था, उसके आधार पर कंपनसेशन केस रिकॉर्ड में देखिए जा करके, तो पता चलेगा कि कौन तारीख को रिटर्न जमाबंदी दिया। और आप सुन लीजिए, रिटर्न जमाबंदी का 1146 से कोई मतलब नहीं। आप कहीं से सुनी सुनी बात बोल रहे हैं, 1146 का कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है।
46 में रिटर्न देने का कोई सवाल नहीं है। जमींदारी का उन्मूलन 1955-56 में हुआ है, तो उस 46 में रिटर्न देने का कोई सवाल ही नहीं होता। 46 में जमींदारी उन्मूलन हुआ ही नहीं तो रिटर्न क्यों दिया जाए? वो एक 46 आया है जमींदार के द्वारा बंदोबस्ती करने का, कि अगर जमींदार ने एक 46 के पहले कोई बंदोबस्ती कर दिया है किसी को, तो उसका जांच पड़ताल कलेक्टर नहीं करेगा। 4H में कलेक्टर को पावर है कि जमींदार के द्वारा बंदोबस्ती अगर नाजायज तरीका से किया गया है तो उसको कैंसिल कर दे। बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के दफा 4 में H में ये प्रावधान दिया हुआ है। उसके लिए 1/1/46 का तारीख प्रमुख है। और आप जो पूछ रहे हैं रिटर्न जमाबंदी नहीं जानकारी के अभाव में, आपने गलत लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो आपका बंदोबस्ती का डेट जो है कब का है तो आपको मालूम नहीं है। और बंदोबस्ती का कागज भी आपने नहीं लिखा किस तरह से बंदोबस्ती है, रजिस्टर्ड बंदोबस्ती है, हुक्मनामा बंदोबस्ती है, रसीदी बंदोबस्ती है, मौखिक बंदोबस्ती है, और बंदोबस्ती का कोई सपोर्टिंग कागज है कि नहीं। इसलिए आपको कहा था कि सारा कागज लेके आइए। फिर भी जितना आपने पूछा है वो ठीक, हमने उसका जवाब दे दिया है। और ये आपने कहा है कि हम कैसे जानेंगे रिटर्न जमाबंदी 46 के पहले का है कि नहीं, कि 46 के बाद का है। ये 46 साल आपका गलत है। 46 को अगर 56 कह देते हैं तो कुछ हद तक सही है। 46 में कोई रिटर्न नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। तो कागज कहाँ से मिलेगा? 56 में जब रिटर्न जमाबंदी हुआ तो कोर्ट के रिकॉर्ड लेने से पता चलेगा, नकल लेने से पता चलेगा। या आप RTI में राइट इन्फॉर्मेशन में पूछ सकते हैं कि अमुक जमींदार का अमुक मौजा का तौजी नंबर अमुक तौजी का रिटर्न जमाबंदी दाखिल हुआ कि नहीं हुआ। अगर दाखिल हुआ तो किस तिथि को दाखिल हुआ कृपया बताएं, तो आपको बता दिया जाए। तो आज के लिए जो प्रश्न अभी मेरे सामने है, ये सब प्रश्न है व्हाट्सएप का। उसमें कुछ पुराना प्रश्न भी था और कुछ लेटेस्ट प्रश्न है। उसमें कुछ 2 प्रश्न तो आज का ही प्रश्न है या कल का प्रश्न है। सभी प्रश्नों का हमने उत्तर दे दिया है। फिर अगले प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद।